नमस्कार दगड़ियों, स्वागत है आपका पी फॉर पहाड़ न्यूज़ की इस खास और नई पेशकश में। आज शिक्षक दिवस का मौका है, कल 5 सितंबर है और शिक्षक दिवस आने वाला है। इसकी पूर्व संध्या पे हम इस वीडियो को शूट कर रहे हैं। दरअसल शिक्षक की भूमिका सिर्फ पढ़ाना भर नहीं होती, वो एक प्रकाश स्तंभ होता है जो अपने छात्र को, अपने विद्यार्थी को हर पल पर, हर पग पर उसका मार्गदर्शन करता है और उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। गुरु की महिमा में जितना कम मैं बोल नहीं सकता, इतनी महिमा का वर्णन हर जगह मिलता है, साहित्य में और शास्त्र में। आज हम शिक्षक दिवस पर ही बात करने वाले हैं ऐसे विषय पे जो आज का एक तरीके से आधुनिक युग में नया खतरा भी कहा जा रहा है। हमारे साथ आज के मेहमान के रूप में मौजूद हैं गणित विषय के एसोसिएट प्रोफेसर हैं आप MBPG कॉलेज में, डॉक्टर नरेंद्र सजवाली सर। सर नमस्कार, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने इसी MBPG कॉलेज से BSc MSc किया है और इसी कुमाऊं यूनिवर्सिटी से, जहां आप अभी पढ़ा रहे हैं, वहां से आपकी PhD हुई है। आपको दोराहाट और हल्द्वानी में आपका लंबा कार्यकाल रहा है। AI पर आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और जो मेरी जानकारी है उसके हिसाब से तकनीक पर आपकी पकड़ और आप लगातार सीखने की जो तकनीक को कोशिशें हैं वो करते रहते हैं। आप 2 बार नेट और JRF हैं, 2003 और 2013 में आपने JRF किया है। ऑल इंडिया रैंक 22वीं रही है 2013 में। सर स्वागत है आपका बहुत बहुत। आज हम धन्यवाद सर। AI के युग में शिक्षक की भूमिका पर बातचीत करना चाहेंगे। तो सर पहला सवाल ये है, सर वर्तमान समय में जब इंटरनेट और AI जैसी तकनीकें तेज़ी से बढ़ रही हैं और हम इसको लगातार बढ़ रहे हैं हमारे विद्यालयों में और कॉलेजेस में, उत्तराखंड में भले ही अभी कम हो लेकिन बाहर तो बहुत ज़्यादा प्रचलन है इसका, तब टीचर की परिभाषा किस तरह बदल रही है और शिक्षक की भूमिका में क्या बदलाव आप देख रहे हैं? देखिए सर, ऐसा है, अगर मैं अपने पिता के दौर को देखूं और अपने दौर को भी, जब मैं विद्यार्थी के तौर पर रहा हूं, तो ज्ञान के जो स्रोत हैं वो सीमित हुए। मतलब आपको ज्ञान कहाँ से मिलेगा? अपने शिक्षकों से, किताबें पढ़ ली, कुछ माता पिता से या ऐसे सामाजिक दायरे में हूँ जी, और कुछ कूड़ा करकट लेना हो तो बहुत सारे बाहर भी लोग होते थे जिनसे आप ले सकते। आज ये है कि सब्जेक्ट से रिलेटेड जो नॉलेज है वो आपको इंटरनेट के बाद चीज़ों में इतना बड़ा बदलाव आया है कि सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ों में अब दिक्कत नहीं है, आपको वो मिल जाएगा। यहाँ पर कई लोगों ने इस तरह की बातचीत आती है कि तकनीक सही है, गलत है, AI का उपयोग। इवन कोविड के बाद तो गजब हुआ है बदलाव जी, जो बड़ा बदलाव हुआ है पोस्ट कोविड वाले सिचुएशन में हुआ है, वो आप क्लासेज में भी महसूस करते हैं। बच्चों ने ऑनलाइन काम करना शुरू किया, टीचर्स ने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया, मतलब ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें बदली जी। तो लोगों ने कहा कि तकनीक अच्छी है या बुरी है, तो इस पर कई बार बातचीत हुई। तो मेरा अपना ये मानना है कि जो विज्ञान है वो निरपेक्ष होता है, एब्सोल्यूट होता है। विज्ञान का उपयोग आप किस मानसिकता के साथ करते हैं, फर्क इससे पड़ता है। मैं कई बार अपनी बातचीत में पहले भी दोहरा चुका हूँ कि विज्ञान चाकू की तरह है। कभी जब पहली बार चाकू आया होगा समाज में, तो वो भी एक नई टेक्नोलॉजी रही होगी। चाकू से काटना क्या है ये आपको तय करना है। चाकू हर घर की जरूरत है। आप 2 साल के बच्चे के हाथ में चाकू नहीं देंगे जी, नुकसान होगा। लेकिन हर किचन में चाकू मिलेगा। मतलब चाकू हैंडल करने की अगर मैच्योरिटी आ जाए, आपको ये समझ में आ जाए कि चाकू से काटना क्या है जी, तो फिर वो टेक्नोलॉजी कितनी यूजफुल हुई। लेकिन वही टेक्नोलॉजी तब दे दी जाए जब आप नहीं समझ पा रहे हैं कि इसका करना क्या है, तो नुकसान भी होगा। ये टीनेज बच्चों के साथ हमारे समाज में बाइट देने से कई बार आपने सुने होंगे, वहाँ भी यही स्थितियाँ हैं। लेकिन आप और मैं चलाएंगे तो उम्मीद करते हैं कि हम तमीज से चलाएंगे और दिक्कत नहीं आएगी। तो तकनीक का आप विरोध करना या सपोर्ट करने वाली बात नहीं है। तकनीक तो तकनीक है, तकनीक को आने से रोकना नामुमकिन है। जब गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस छापा था, पहली बार प्रिंटिंग प्रेस आया, तब भी कई सारी बातें आई कि अब लोगों की जो कैलीग्राफी वाला काम था और वो खत्म होगा और कई चीजें
पुस्तकों ने कितना आसान किया चीज़ों को। तो दोनों पहलू हैं, आप किसे देखना चाहते हैं या आपको तय करना है। तकनीक के दोनों पहलू हैं। न्यूक्लियर एनर्जी से आप चाहें तो दुनिया के हर घर के हर झोपड़ी में बल्ब जला सकते हैं जी, चाहें तो उजाड़ भी सकते हैं। जी, तो आप तकनीक को किस मानसिकता से यूज कर रहे हैं। इंटरनेट के साथ या एआई के साथ भी ऑलमोस्ट अभी यही स्थिति है। सर टीचर की भूमिका कैसे बदली है? और हाँ, मैं आपके इस सवाल पे आ रहा था। टीचर की भूमिका ज्ञान देने वाले व्यक्ति के रूप में जो पहले थी वो कम हुई है। आज एआई से आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है, लेकिन जो लोग शिक्षक को केवल इतना ही मानते थे कि शिक्षक का मतलब है ज्ञान देने वाला, उन्हें तो लगता है कि शिक्षक की भूमिका खत्म हो जाएगी। लेकिन जिन लोगों को यह समझ में आता है कि शिक्षक का जो रोल है वो बहुत व्यापक होता है। जी, बच्चों के साथ जब आप क्लास में होते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो आपका व्यक्तित्व उन पर छाप छोड़ता है। जी, जैसे मैं आपको ऐसे बताता हूँ, अगर मैं 10 बजे की क्लास है तो मेरी कोशिश रहती है कि 10 बजे मेरे हाथ में चौक होनी चाहिए और मेरे विद्यार्थियों के पास कॉपी खुली होनी चाहिए, हाथ में पेन होना चाहिए। तो पहली चीज हमने सीखी पंक्चुअलिटी, कि सर अगर कोई बड़ी दिक्कत ना हुई हो तो 10 बजे का मतलब 10 बजे होता है, 10:05 नहीं होता। जी, जी, किसी की मजबूरी हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन आदत डालेंगे तो वो आदत में शामिल होता है। दूसरा, मैं यहाँ पर जब बात करता हूँ बच्चों से, तो हमारे पास जो मास आता है वो है जो समाज में आर्थिक स्थिति में बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। इन बच्चों के साथ बहुत सारी बार मैंने देखा है माँ बाप के पास भी शायद समय नहीं है बात करने का, या उनको समझ नहीं आता कि बात करनी जरूरी है। ये टीनेज बच्चे हैं, जी, इनकी बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं, वो इंटरनेट पे ढूंढ रहे हैं। इमोशनल सपोर्ट नहीं देगा ना इंटरनेट। जी, मतलब परिवार में, क्लास में मैंने कोशिश की है कि एक ऐसा इकोसिस्टम बने, एक भरोसे का, कि बच्चे को लगे कि अगर मैंने ना खड़े होकर गलत जवाब भी दे दिया तो मार नहीं तो पड़ेगी, सर डांटेंगे नहीं या लोग हंसेंगे जी। नहीं। मैंने उन्हें शुरू से समझाया कि ये अभ्यास वाली कट से, इसमें गलत होता रहेगा। हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे रामलीला के कलाकार करते हैं, तालीम। हम अभी तालीम में हैं। जिस दिन स्टेज परफॉर्मेंस होगी वहां सही होना चाहिए। जी, जी, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है कि तुमने 2+3 7 बोला है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक माहौल बनता है परिवार का इकोसिस्टम। टीचर की भूमिका यहाँ पर आती है। जी, और मैंने देखा इस टाइप पे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमने सभी को सुधार दिया, सभी को तो ना बुद्ध सुधार पाए। जी, आप कहेंगे कि साहब उनने डाकू अंगुलीमाल को सुधारा, तो क्या सारे डाकू खत्म हो गए थे बुद्ध के दौर के? बुद्ध की भी सीमाएं होंगी ना, तो हमारी भी सीमाएं हैं, लेकिन हम अभी बहुत काम कर सकते हैं। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि अब छोटे छोटे सवालों के लिए वो इंटरनेट की तरफ जा सकते हैं, आप तक नहीं जाएंगे। तो अब आपका दूसरा रोल है, उन्हें एक बहुत पुरानी फिल्म थी आदमी और इंसान, जी, हम बच्चे थे तो हमें समझ ही नहीं आया कि आदमी इंसान एक ही तो हुआ। मतलब मुझे उस समय समझ नहीं आता था कि अच्छा, मतलब धीरे धीरे लगा कि मनुष्य रूप में आना और मनुष्य बनने की जो यात्रा है वो टीचर वो भूमिका निभाएगा। टीचर की वो भूमिका, एक रोल थोड़ा कम हुआ जहाँ सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन आपको देनी है, लेकिन वो भी आप बेहतरीन तरीके से दे सकते हैं, क्योंकि एआई और इंटरनेट के साथ वो मजा नहीं आता जो मजा आता है ना। हाँ, मतलब वो मजे वाला भाव है ना जो क्लास में आता है, जो मानव ह्यूमन इंटरेक्शन में आता है। मतलब माँ के हाथ का बना हुआ खाना खाने से अलग चीज है, और बहुत भूख लगी है, आपने एक समोसा खा लिया, आप भूख से नहीं मरेंगे। जी, ऑनलाइन वैसा ही लगता मतलब है। कुल मिला के टीचर की भूमिका आज मेंटोर की भी है और हाँ, नॉलेज प्रोवाइडर की भी है। बिल्कुल है, अभी भी नॉलेज प्रोवाइडर है। दूसरी बात, एआई और इंटरनेट के बाद एक ज्ञान का बड़ा सागर तो खुला, जी, लेकिन एक दिक्कत आ गई। बच्चे को ये बताना जरूरी है कि इनमें क्या उचित है और क्या अनुचित है। वहां उचित माध्यम या साधन बहुत कम है, जी, 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 वो गलत रास्ते पे ना जाएं। और सबसे बड़ी दिक्कत, जो नैतिक शिक्षा की बात हम करते थे तो तब अलग बातें थी पहले के दौर में, रोल मॉडल के तौर पर। आज आपको जब वो बाहर देख रहे हैं तो वो इंफॉर्मेशन के लिए आपकी ओर नहीं देखते। जी, अब वो आपकी ओर क्या देखते होंगे? रोल मॉडल के तौर पर तो देख ही सकते हैं। रोल मॉडल भाषणों से तो नहीं बन सकता,
जब तक मैं जो अपने छात्रों को बनाना चाहता हूँ वो चीजें मेरे अंदर नहीं आएंगी तो कैसे बनेगा? ऐसे थोड़ी बनता है। जी। और अगर आप पालन करें, आप अपनी क्लास में रेगुलर जाएं और एक सेंस ऑफ एम्पैथी होता है, मतलब आप समझे ना उनकी परेशानियां। मुझे याद है द्वाराहाट में मैंने रात को 9 बजे मैसेज भेजा कि कल क्लास नहीं हो पाएगी। मैं था कॉलेज में, व्यस्तता बहुत थी, शायद यूजीसी का वो होने वाली थी विजिट नेट की, तो तैयारी में, और रात 9 बजे मैंने मैसेज भेज दिया ग्रुप में कि कल मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि वो करना जरूरी था। वो दूसरे दिन एक लड़की आई और मुझे सुना के चले गई। और उसकी गलती बिल्कुल नहीं थी, मैंने एक्सेप्ट किया। वो गांव की चौहुटिया की लड़की थी, उसने रात को 11 बजे तक धान की मड़ाई की थी। उसको फुर्सत नहीं मिली, उस एक ही फोन हुआ घर में, आप समझ रहे हैं ना, घर में एक फोन है, उसके पास पर्सनल फोन नहीं है ऐसा। और उसको धान से फुर्सत है, रात को 11 बजे तक उसने काम किया, बेचारी सोई, सुबह सुबह उठी, तैयार हुई और वो द्वाराहाट कॉलेज आ गई। तो उसका गुस्सा तो जायज ही है ना वहां पर, वो बात तो सही कह रही थी जी। तो मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा रोल वहां पर बच्चे को समझने की जरूरत है या नहीं। तो मेरे बच्चे ये तब कह पाते हैं मुझसे जब उनके साथ ऐसा रिश्ता होगा, नहीं तो फिर कोई उम्मीद ही नहीं होगी ना। अब जिस समय, अब आप समझ रहे हैं कि समाज, परिवार, अब परिवार भी बहुत आइसोलेटेड, ऐसे समझ में जोड़ने का सबसे बेहतरीन काम अगर कोई कर सकता है तो वो शिक्षक है। क्लास में ही शुरू कराओ, उनको ये समझाओ कि यार एक बात बताओ, तुम ऐसा व्यवहार कर सकते हो कि तुम्हारे घर वालों को तुम में बड़ा बदलाव नजर आए, उन्हें लगे यार बच्चे को शिक्षा अच्छी मिल रही है शायद। क्योंकि बहुत समय से हम देख रहे हैं इसमें बड़ा इंप्रूवमेंट है। पहला इंप्रूवमेंट आपके व्यवहार से तय होगा, सब्जेक्ट वाला इंप्रूवमेंट बाद में, उसकी तो परीक्षा होगी तब पता लगता है, वो तो रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट आएगा। लेकिन जो बड़ा बदलाव है जो टीचर वहां कर सकते हैं, और मैंने देखा है बहुत बदलाव होते हैं धीरे धीरे। मैं बात करता हूँ प्यार से, और मैं ही नहीं, बहुत सारे शिक्षक साथी, तो टीचर की भूमिका बढ़ी है, क्योंकि अब जरूरत ज्यादा होने लग गई है। अब वो दिक्कतें आने लग गई हैं जो पहले नहीं थी। जब बीमारियां ज्यादा होंगी तो डॉक्टरों की जरूरत भी ज्यादा होगी ना। बिल्कुल। हमने शारीरिक बीमारियों पे तो काफी हद तक कंट्रोल कर लिया है, लेकिन अब पिछले 1-2 दशक से आप महसूस खुद भी करते होंगे कि मानसिक तौर पर दिक्कतें ज्यादा आ रही हैं। और हम लोग भी मानसिक ही बीमारियों का इलाज कर पाएंगे, शारीरिक हम कर भी नहीं पाएंगे। तो हमारा स्कोप ज्यादा है, क्योंकि बीमारियां पहले नहीं थी, दिक्कतें हैं। तो हमारे लिए पर्याप्त स्कोप है अगर हम सोचें, काम करें, उनके साथ बैठें और उनके साथ एक अपनेपन का रिश्ता बना पाएं। तो पहले हमें करनी पड़ेगी, उन्हें नहीं, उनसे पहले हमें करनी पड़ेगी, वो मेरे साथ कंफर्टेबल हो। और ये यही नहीं, ये घर पे भी रिफ्लेक्ट होता है, क्योंकि मैं शिक्षक के अलावा पिता भी हूँ घर में, पति भी हूँ, बेटा भी हूँ जी। बस इतना समझिएगा कि क्या घर पे मेरे बच्चे जब मैं खाली होता हूँ मेरे साथ आके बैठना पसंद करते हैं या नहीं। अगर उन्हें खुद ही लगा कि पापा के साथ बैठते हैं यार थोड़ी देर, एक तो ये होता है, बातें हुई। एक ये होता है कि जब मैं बुलाऊं तब वो आए, हाँ क्या है, और फिर वो चले जाए। अगर ऐसा हो रहा है तो आपको अपने व्यक्तित्व में सुधार की आवश्यकता है। लोग आपकी तरफ आ नहीं रहे, आपको बुलाना पड़ रहा है जी। जिस दिन बच्चे आपके साथ आना चाहेंगे कि थोड़ी देर बैठ जाते हैं, सर के साथ बैठने में कुछ तो मिलता ही और बड़ा मजा आता है, तो टीचर अपने हिसाब से मोल्ड कर लेगा। ये मैंने अपने परिवार में भी महसूस किया है, इसलिए कह पा रहा हूँ, क्योंकि एक पिता होने के नाते मेरी बेटी ने मुझसे कहा एक दिन कि मुझे लगता है ना पिछले 6-7 सालों में सबसे ज्यादा बदलाव आपके अंदर आया। ओके, मेरी बेटी का कहना। तो मैंने कहा हाँ यार बेटा, ऐसा सही बात है। मुझे महसूस होता है कि मैंने बहुत गलतियां की जिंदगी में, अब मैं सुधरना चाहता हूँ जी। ये क्लास में भी मैं कहता भी हूँ कि यार मैं सुधरना चाहता हूँ, मुझसे भी गलती, मैं भी मनुष्य हूँ। और आप लोग तो एक अपनेपन से उनके साथ जितना, मतलब मैंने देखा प्यार से बड़ा पावरफुल फोर्स कुछ नहीं है। ग्रेविटेशन भी उसके बाद ही आता होगा, गुरुत्वाकर्षण भी ना पूरे यूनिवर्स को बांधा रखता है, वो भी बाद में होगा। प्यार में बहुत ताकत होती है, थोड़ा स्लो एक्शन है, मतलब होम्योपैथी दवा जैसा। लेकिन आप एक बार करके तो देखिए, हर रिश्ते में, चाहे पति पत्नी का रिश्ता हो, माँ बेटी का रिश्ता हो,
परिवार में भाई बहनों का हो, बच्चों के साथ हो, धीरे 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 मैंने खुद को सुधारने की कोशिश की, मतलब पिछले कुछ सालों में। और जब मैंने देखा कि मैं खुद सुधार अपने पे कंट्रोल कर पा रहा हूँ, तो उसका इम्पैक्ट क्लास में मुझे अपनी भूमिका व्यापक होते हुए दिख रहा था, मतलब मुझे महसूस होता है। सर अगला सवाल है, पहले अक्सर कहा जाता था कि गूगल सब कुछ सिखा सकता है, और अब हालत ये है कि ये कहा जा रहा है कि एआई से पूछ लो, एआई सब कुछ जानता है भाई आजकल। तो आप इन ट्रेंड्स को एक शिक्षक के तौर पर कैसे देखते हैं? इसको ऐसे समझिएगा, ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ दिन पहले एक दो लोगों से मेरी चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि हो सकता है आने वाली पीढ़ियाँ मानसिक रूप से बिल्कुल काम ना करें, वो सिर्फ एआई के ही भरोसे हो जाए। तो ये उस लिहाज से ही महत्वपूर्ण है पूछना। हाँ, तो पहले तो मैं ये बता दूं कि गूगल में और एआई में टेक्निकली क्या डिफरेंस है, मोटे तौर पर एक आम आदमी को कैसे समझे। गूगल ऐसा समझिएगा कि जब गूगल में हम सर्च करते थे तो गूगल आपको बहुत सारी वेबसाइट देता था ना, लिंक दे देता था जी। गूगल आपको एक मेले में छोड़ आता है। हाँ, अब आप मेला घूमिए और ढूंढिए। एआई आपको मेले में ही नहीं छोड़ा, स्पेसिफिक दुकान तक पहुंचा के आपको पूरा दे दे रहा है सब कुछ पैकेज। बस दोनों में मोटे तौर पर जो डिफरेंस है वो ये वाला है। एआई आपकी रिक्वायरमेंट भी समझ रहा है और वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर दे रहा है जी। अब इसमें दिक्कत ये है, कुछ स्किल्स ऐसे हैं जो हमने बड़ी मेहनत से और चिंतन मनन से सीखे। जैसे आप कोई प्रोजेक्ट लिखें, अब हमारी उम्र तक आते आते प्रोजेक्ट लिखना सीखने में हमने बहुत गलतियां की हैं। अभी भी औसत दर्जे का हम प्रोजेक्ट लिखते हैं जी। वो काम एआई आपसे बेहतर कर लेगा। हाँ। लेकिन अब परेशानी ये है, अगर जो नया छात्र है उसने अगर शुरू से ही एआई से ही बनाया तो उसका अपना स्किल डेवलप नहीं होना है जी। प्रॉब्लम ये आ रही है कि मानसिक तौर पर आपका अपना विकास कब होगा। जो स्किल्स थे वो आप नहीं सीख रहे हैं जी। आप इसको ऐसे समझिए, हम चौपाए थे। हाँ। जब हम दो पाए में आए तो पैरों ने तो चलने का काम ही किया, पहले भी यही करते थे। हाँ। अब ये समझ में नहीं आया कि हाथ क्या करें जी। तो हाथों ने जो करना शुरू किया उस चक्कर में दिमाग को डेवलपमेंट पड़ा। आपके दिमाग का विकास तब हुआ जब हाथों का काम शुरू हुआ। बिल्कुल। तो भाई साहब, अब जब हाथों का ही काम वो होगा तो दिमाग का वो जो डेवलपमेंट बड़ी मुश्किल से हुआ है, जो सीखा है आपने स्किल्स, वो दिक्कत है। वो अब आप पूरी तरह डिपेंडेंट हो गए हैं। ये नुकसानदायक स्थिति है एआई की वजह से। मतलब इसका समाधान, कुछ सॉल्यूशन तो देखना पड़ेगा ना हमें लॉन्ग टर्म के लिए। सॉल्यूशन तो ये है कि आप दोनों चीजें, जो हम क्रिटिकल थिंकिंग छूट जाएगी। हाँ, क्योंकि यही है कि क्रिटिकल थिंक आप करेंगे नहीं, स्किल्स आपकी छूट जाएंगी, तो फिर किस ओर हम मतलब आने वाली पीढ़ी को ले जा रहे हैं। और इसमें एक टीचर की भूमिका को भी आप कैसे देखते हैं, वो भी मैं हमने अपने प्रोजेक्ट में भी ये बात रखी कि हमने दो तरह के क्वेश्चनर बनाए जी। एक विद्यार्थियों के लिए और एक टीचर्स के लिए, वो क्या सोचते हैं जी। क्योंकि दोनों यहाँ स्टेक होल्डर्स हैं। हाँ। आप इसको ऐसे समझिएगा कि गणित के साथ क्या है कि हमारी जो लर्निंग है वो थोड़ा स्लो होती है। मतलब आप एक सवाल के पीछे लगे हैं बहुत देर से, और सपोज आपने 1.5-2 घंटे का टाइम लिया, कई तरीके अपनाए, गलत हुए, फाइनली अगर आपने कर लिया ना तो जो यूरेका वाली स्थिति होगी आपकी, वो आप ही फील कर पा रहे होंगे। और उस प्रोसेस में आपने कई वो तरीके सीखे कि यार इनसे ये आंसर नहीं आ सकता जी। आपने प्रोसेस डेवलप की ना धीरे धीरे, ये स्किल डेवलपमेंट। अब आपने फौरन आंसर देखा तो आपका अपना स्किल डेवलपमेंट नहीं होना है। तो ये संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है कि वो आपका मुख्य कार्य ही एआई ना संभाल ले, फिर आप क्या करेंगे, उसके भरोसे ही रहेंगे हर जगह। वो आपका हेल्पिंग हैंड हो तो बड़ा अच्छा है। हम लोग कई बार उसको यूज करते हैं कई चीजों के लिए, हेल्पिंग हैंड के तौर पर। आपको जो मेन लिखना है वो खुद करें। तो ये संतुलन अगर आप बनाएं, क्योंकि संतुलन जीवन में हर तरफ है। हमारी अर्थव्यवस्था आपने सुना होगा, वो बड़ी संतुलित रही एक दौर तक, कि मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था। किसी भी एक तरफ जाने के बड़े खतरे हैं जीवन के हर पहलू में है। जहां संतुलन बिगड़ा वहां से नई समस्याएं, इसमें भी है। सर, अभी आप जैसे जिक्र भी कर रहे थे इससे पहले सवाल के जवाब में कि आपका एक प्रोजेक्ट है यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
फॉर बेटर पेडागोजी ऑफ मैथमेटिकल रिसर्च एजुकेशन हिली रीजन्स ऑफ उत्तराखंड। ये शिक्षा और खासकर गणितीय शोध को किस तरह से बदल सकता है, आपको लगता है ये वाला प्रोजेक्ट? इस प्रोजेक्ट में मेरी कोशिश ये थी कि देखिए हमने कई तरह के पैरामीटर पे सोचा कि जो आर्थिक स्तर पे बेहतर स्थिति में है उन बच्चों में जो बदलाव आ रहा है और जो हमारे सरकारी विद्यालय है उन बच्चों में जो बदलाव आ रहा है समय के साथ टेक्नोलॉजी का गैप भी है दोनों का। और तो मैं जानना चाह रहा था कि टीचर्स क्या महसूस करते हैं और बच्चे क्या महसूस करते हैं। तो चार हो गए एक तरह से समझिए, पहाड़, मैदान, सरकारी विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय और निजी विद्यालय कैसा कर रहे हैं। तो उनसे हम बहुत सारे तरह के सवाल थे हमारे, क्वेश्चनर लंबा सा है, टीचर्स का अलग, बच्चों का अलग, उस पर बातचीत भी थी। तो बीच में डाइट बागेश्वर गया था मैं, उससे पहले एक बार देहरादून गया था एक विश्वविद्यालय में। तो वहाँ मैं 12वीं तक के बच्चों का जो अभी है वो फिर भी रेस्ट्रिक्टेड है। 12वीं तक जो बच्चा है वो टीचर के हाथ में काफी कुछ है, आप समझ रहे होंगे, क्लास में भी। तो उनका उपयोग अभी उतना नहीं है, वो होमवर्क में थोड़ा बहुत कर लेते होंगे। लेकिन जो कॉलेज में आ गए हैं जी, तो मैं निजी विश्वविद्यालय में देहरादून गया, 2 दिन रहा वहाँ, बहुत सारे लोगों से बातचीत और तो वहाँ महसूस हुआ कि वहाँ तो काम ही नहीं चल रहा है उसके बिना, सब कुछ उसी से बनवा रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा भी कि आपने इतने सालों में जो स्किल सीखे हैं, आपको लगता है 10 साल बाद भी आपके साथ बने रहेंगे? और अगर नहीं बने रहेंगे तो क्या आप खुद को एडवांटेज में मानते हैं या नहीं? तो ये मैं भी महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी उसी का हिस्सा हूँ। एक तो होता है ऊपर से देखना चीजों को, एक ये कि मैं उसी भीड़ का हिस्सा मैं भी हूँ, और उसी भीड़ में रहते हुए मैं प्रयास कर रहा हूँ इसको समझने का। अभी तो शुरुआती फेज है, लेकिन कुछ चीजें समझ में आई हैं। अब पहली प्रोग्रेस रिपोर्ट हम जब भेजते हैं तो उसमें हम बता पाएंगे शायद कि ये दिक्कत आ रही है। उसके अलावा कई चीजें पॉजिटिव थी, जैसे एक छोटा सा सॉफ्टवेयर था जियोजेब्रा, जो जब सीखा तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार कई चीजें जब विजुअली हम बच्चों को दिखा पाएंगे ना जी, तो विजुअल परसेप्शन बड़ा स्ट्रांग होता है। बच्चे को गणित सबसे बोरिंग जो लगने लग गई है, क्यों ना हम अपनी पेडागोजी को बदलें थोड़ा तो टीचर अपना बिहेव बदले, थोड़ा पढ़ाने का जो तरीका है, इंटरेक्टिव और इंटरनेट की वजह से स्मार्ट बोर्ड बहुत सारे विद्यालयों में है, अरे उसमें दिखाओ ना पिक्चर। बच्चे को तब मजा आता है जब फोटो आती है, क्योंकि बचपन में हर बच्चे के पास फोटो वाली किताब होती है, आप समझिए। तो उसे आज भी साइकोलॉजी है कि उसे जो ही विजुअल दिखेगा चीजें बेहतर समझ में आएंगी। तो ये एक अध्ययन करने की कोशिश है, अब देखते हैं इसके परिणाम हम किस रूप में ला पाते हैं। सर, इस प्रोजेक्ट का कोई अर्ली रिजल्ट या कोई एग्जांपल आप शेयर करना चाहेंगे? अभी तो या बहुत अर्ली नहीं, अभी बहुत शुरुआत हुई है। हमने क्वेश्चनर से हम अभी डेटा ला रहे हैं। अच्छा। मेरे ख्याल से हम कल 700 के आसपास हमारे पास आया था जी। और इस दौरान हमने किताबें खरीदी हैं प्रोजेक्ट में। बुक्स अभी हाल ही में आई, तो कल ही आई हैं बुक्स, ये आप जो देख रहे हैं डब्बे और ये सब बुक्स आई हैं हमारे पास प्रोजेक्ट के लिए जी। और बाकी सामान, मतलब हम शुरुआती पेज में आगे बढ़ चुके हैं। अब हम डाइट एक अच्छा माध्यम है उत्तराखंड में, कि हर जिले में हम लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आप इन सवालों के जवाब ऑनेस्टली देंगे तो शायद हम उसको एनालाइज करके बेहतर आउटपुट और अपनी समझ को बेहतर बना पाएंगे, तभी हम कुछ सजेस्ट भी कर पाएंगे। वो सजेशन का इम्प्लीमेंटेशन कितना होगा अलग बात है, हमारे लेवल पे ईमानदारी से जाए तो सही पहले जी, कि हम समझ क्या पा रहे हैं इसमें। मैं यहाँ पर अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूँ कि इस प्रोजेक्ट को उत्तराखंड गवर्नमेंट ने फंड किया है और करीब 11.5 लाख रुपए का ये प्रोजेक्ट है। सर इसमें अगला सवाल आता है कि उत्तराखंड जैसे पहाड़ी इलाके में जहाँ शिक्षा के संसाधनों की कमी है, जैसे हमारे पास संसाधन नहीं है, हमारे पास बिल्डिंग चल रहे हैं स्कूलों की, कॉलेजेस की, कई जगहों पे डिग्री कॉलेज भी किराए की बिल्डिंग्स में चल रहे हैं या एक कमरे में चल रहे हैं, ऐसी स्थितियाँ हैं। और फैकल्टी भी नहीं है, टीचर्स नहीं है, इवन कनेक्टिविटी भी नहीं है, इंटरनेट कनेक्टिविटी का भी इशू रहता है कई जगहों पे। ऐसे में एआई इन चुनौतियों के समाधान में कैसे मददगार हो सकता है? क्या ऐसी इन चुनौतियों का समाधान भी हमें एआई के जरिए कुछ कर सकता है? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने जब लॉकडाउन हुआ जी, तो लॉकडाउन के बाद मैंने पहली बार ऑनलाइन पढ़ाना सीखा जी। तो मुझे खुद नहीं आता था, मेरे भतीजे ने मुझे सिखाया। फिर मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया,
क्योंकि फिर ये हुआ वो लेक्चर्स तो कहाँ रखूँ इतने लंबे, जी। तो यूट्यूब पे अपलोड उसी ने सिखाया, तो वो धीरे धीरे किया। तो मैं अभी हाल ही में देख रहा था, उसमें लगभग 1200 से ऊपर लेक्चर है जी। तो उस दौरान जब मैं द्वाराहाट में था और मैं पढ़ा रहा था बच्चों को, जैसे थ्योरी ऑफ नंबर्स पढ़ाया, तो हल्द्वानी से बच्चे जुड़े रहते थे, कुमाऊं के अधिकतर जगहों से जो मेरे परिचित साथी हैं उनके बच्चे भी जुड़े रहते थे। तो अब आप समझिए वो फिजिकली नहीं भी आ पा रहे हैं तो वो जुड़ सकते हैं। अच्छा, क्वालिटी कंटेंट ऐसा नहीं है कि इंटरनेट पे नहीं है जी। भारत में जैसे हमारे यहाँ NPTEL है, हाँ। NPTEL पे बहुत ही शानदार कंटेंट है, लेकिन एक बैरियर लैंग्वेज का भी है। हमारे बच्चों के साथ वो दिक्कत है, मैंने महसूस किया है कि उस उम्र में हमारे साथ भी होता था जी। मतलब अंग्रेजी में कमेंट्री चलती थी, क्रिकेट मैच हम देखते थे, टीवी कितनी जोर से लगा हो हम उसका एक शब्द नहीं सुनते थे, शायद वो हमारे कान में पड़ता था नहीं पड़ता हमें नहीं पता, क्योंकि हमें समझ में आना था नहीं उस उम्र में। हम केवल मैच देखते थे, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, सहवाग, हमें वही दिखता था। वो शब्द पता नहीं होते होंगे, हल्ला मस्ता होगा, हमें नहीं होता होगा। ये बैरियर था जी। ये एक बड़ा बैरियर था लैंग्वेज का, तो वो NPTEL के साथ ये थोड़ा सा हो रहा है। तो हमने ये कोशिश की है कि क्यों ना हम इस बैरियर को तोड़ पाए और अपनी भाषा में वही चीज़ें समझाएं। तो एक तो आपने कहा AI पहाड़ों में ऐसे हो सकता है, कई तरीके हैं। जैसे बीच में ऋषिकेश का मैं एम्स का सुन रहा था कि उन्होंने ड्रोन से दवा के डोज का एक प्रयोग किया था, कितना सफल रहा नहीं माला, लेकिन ये क्यों नहीं किया जा सकता भाई? पहाड़ में एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक की दूरी तो बहुत ही कम है। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन मेरा कहना ये है ना, कनेक्टिविटी एक बड़ा इशू है। कनेक्टिविटी सुधारी जा सकती है, मतलब देखिए पहाड़ होना अपराध है क्या? नहीं, पूरा यूरोप पहाड़ है, बिल्कुल पूरा यूरोप पहाड़ है और लोग यूरोप जाना चाहते हैं। हाँ। इसका मतलब पहाड़ होने में दिक्कत नहीं है ना। अगर वहाँ बेसिक कनेक्टिविटी मिल जाए, बेसिक कम्युनिटीज मिल जाए, तो बड़ी संख्या में लोग अपना घर नहीं छोड़ेंगे। अपना घर छोड़ना किसी को अच्छा नहीं लगता दुनिया में, बिल्कुल। जिसने भी छोड़ा होगा रोते हुए ही छोड़ा होगा। हाँ। तो उसका सुधारने का तरीका ही यही है कि हम वहाँ कनेक्टिविटी हर तरह की सुधार लें। पहला काम तो यही है, जो ही ये होगा तो एजुकेशन के लिए तो मैं अभी भी मानता हूँ कि वो पहला वरदान होगा, क्योंकि हमारे बच्चे डायरेक्टली बेनिफिटेड होंगे। सर, इसमें एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आता है, क्या आपको लगता है कि AI बेस्ड वर्चुअल लर्निंग सिस्टम पहाड़ी इलाकों के लिए प्रैक्टिकल रहेगा? और इसमें एक सवाल और है, क्या इस दिशा में सरकार या किसी संस्थान ने अभी तक कोई कोशिशें की हैं, खासकर उत्तराखंड के लिहाज से, पहाड़ के लिहाज से? फायदेमंद तो है, फायदेमंद इसलिए है, देखिए सीधी बात ये है कि एक अच्छी लैब बनाने में जो बजट आता है, हर जगह उतना ज़्यादा बना पाना संभव नहीं होता, उतनी जनसंख्या भी नहीं है पहाड़ों की जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ या AI लैब के साथ वर्चुअली वो जब करते हैं तो उतना फील नहीं भी आता, तो काफ़ी कुछ समझ बन जाती है, पहली बात तो जी। दूसरा वो कॉस्ट इफेक्टिव होता है, तो बनाया जा सकता है। कॉस्ट इफेक्टिव है, सरकार के लिए भी फिजिबल है, ठीक है ना, ये किया जा सकता है। और एक बार हो गया तो वो चीज़ें रिकॉर्ड हो जाती है, तो वो आप आगे भी देख सकता है, बच्चा कई बार देख सकता है अपनी सुविधा अनुसार। इंटरनेट तो लोकतांत्रिक चीज हुई ना जी, बिल्कुल। मतलब किसी का लेक्चर देखना है, आप उसे 5 बार देखो। भैया आप टीचर से थोड़ी कहोगे 5 बार बोलो और उसमें आपकी स्पीड भी रोको, कोई मेहमान आया है रोक लो। तो इंटरनेट काफी लोकतांत्रिक चीज है उस सेंस में सोचा जाए तो पहाड़ के लिए ये इस सेंस में जरूरी चीज है, पहली बात। दूसरे पार्ट का मैं जवाब देना चाहूंगा, मैं उच्च शिक्षा का एक छोटा सा हिस्सा हूँ, तो पिछले 1-2 सालों में हमने महसूस किया है कि हमारे यहाँ बहुत सारे बदलाव हुए हैं। वर्चुअल लैब वाला काम काफ़ी तेज़ी से चला है, बल्कि MBPG हो तो बधाई भी दे रहे थे, अभी 3 साल बढ़िया तरीके से वर्चुअल लैब चलाई मैम ने यहाँ पर। और इसके अलावा दूसरा, हमारे जो इस समय शासन में सचिव महोदय और बाकी लोग हैं काफ़ी एक्टिव थे। बीच में हमारे 8 शिक्षकों के ग्रुप को आईसर मोहाली भेजा गया इसी काम के लिए कि आप लोग देख के आइए। IIT कानपुर से MOU हुआ है कि वो हमारे लैब्स को अपग्रेड करे, कॉलेजेस ने अपने प्रस्ताव भी भेजे जी। तो कुछ कॉलेजेस को मॉडल कॉलेज के तौर पर बनाया जाए, हर जगह उतना संभव नहीं है, तो वर्चुअल लैब वाला काम भी चल रहा है और मॉडल कॉलेज के तौर पर बड़ी लैब बनाई जाए, बाकी कॉलेज के बच्चे आ सकते हैं, देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो सीमित साधनों में जितना हो सकता है वैसे वो किया जा रहा है। आज के समय में जब लगभग हर उम्र का आदमी सोशल मीडिया या इंटरनेट पे पूरे दिन भर व्यस्त रहता है,
और उसकी मतलब एक तरीके से सोशल मीडिया प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है, तब क्या टीचर के लिए एआई बेस्ड टूल्स डिसिप्लिन और फोकस को मेंटेन करने में मददगार साबित हो सकते हैं, और अगर हो सकते हैं तो कैसे? हाँ हाँ, वो तो है ही। ये संतुलन तो शिक्षक को रखना पड़ेगा ना। शिक्षा आपको सबसे पहले विवेक देती है जी ना, तो हाँ। अति नहीं करनी है। सोशल मीडिया पे हम भी हैं, तो हम क्या करते हैं, मैं सोशल मीडिया का एकमात्र उपयोग क्या करता हूँ, अपने विभाग के जो अचीवमेंट्स हैं, जो एक्टिविटी है, उसमें एक दो बच्चों को एडमिन बना रखा वही डाल देते हैं फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे। बाकी और कुछ नहीं करता मैं फेसबुक पर, कोई यूज नहीं है मेरा अपने विभाग को। क्योंकि कई लोगों ने कहा कि अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आप उस बात को डालो ना लोगों तक। हाँ। सब नहीं भी कर रहे हैं तो धीरे धीरे रियलाइजेशन होता है यार, कुछ तो हो ही रहा है। हाँ। तो ये भी जरूरी है कि आप कर रहे हैं, क्योंकि सरकारी संस्थान कई बार इस होड़ में प्राइवेट से पिछड़ जा रहे हैं काम करने के बाद भी। बिल्कुल। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबने काम किया है या सबने नहीं किया, ऐसा नहीं है। सच्चाई हमेशा दो एंड के बीच में होती है। हाँ। तो बहुत सारे साथी बहुत शानदार काम सरकारी संस्थान में कर रहे हैं, तो क्यों ना उस काम को हाईलाइट किया जाए। तो हम सोशल मीडिया में उस हद तक रहते हैं, बाकी नहीं रहते। बाकी मेरा अभी भी मानना है किताबें पढ़ना मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। मैं हर महीने 1-2 किताबें मैथ्स पे भी आती हैं घर पे, बाकी बेटी साहित्य पढ़ती है तो वैसे भी आती हैं। और हम कोशिश यहाँ भी करते हैं कि जैसे बुक मीट कराएं, मैथ्स पे भी चर्चाएं हो सकती हैं, मैथमेटिक्स की हिस्ट्री होती है, फिलॉसफी होती है, वो समझने के लिए सिलेबस में तो नहीं है, वैसे बात की जा सकती है कई बार कि यार उस दौर में ही ऐसा क्यों हुआ होगा ये सब ना। एक दौर आया जिसमें इतने सारे दिग्गज जर्मन, रशियन तो कम थे, फ्रेंच, ब्रिटिश मैथमेटिशियन आए, बाकी तो नहीं आए, वहीं से क्यों आए होंगे। तो ऐसी बातचीत आपको ना मैथमेटिकल मैच्योरिटी देती है और सब्जेक्ट में भी देती होगी। तो इंटरनेट एक लिमिटेड यूज करिए, आप अपनी सूचनाएं भेजिए, वहाँ प्रभुतर भेजना हो उसे, ये विवेक आपके अंदर हो कि ये इतना ही ठीक है। अगर सोशल मीडिया आपको यूज ना करे, आप यूज करें, बाकी बंद करिए उसको। फोन वो बंद रहे तो अच्छा है जी। वो फिलॉसफी कई लोग जो कहते हैं यार फोन मैंने अपने लिए लिया है अपनी सुविधा अनुसार, जिस समय होगा मैं आपको कॉल कर लूंगा। तो वो क्लासेज में अपने बच्चों के साथ बातचीत में इसे साइलेंट और दूर रखा जाए, उसके पीछे इतना पागल होने की जरूरत, अति मत करें। तो अभी भी मैं कर रहा हूँ, वो हेल्पिंग हैंड तो शानदार हुआ ना जी। जैसे पैसा है, हाँ। सेवट तो बहुत ही अच्छा हुआ, हाँ। यहाँ भरने पे दिक्कत है तो ऐसे ये भी है, हेल्पिंग हैंड तो शानदार ही है वो। बिल्कुल। आज आप और मैं बात कर रहे हैं, एक आदमी ये सब इंटरनेट ये सब होल्ड कर रहा है, नहीं तो 4 आदमी चाहिए होते हैं। बिल्कुल। तो वही टेक्नोलॉजी कम लागत में ये सारी बातचीत जो आप और मैं अकेले भी कर सकते थे, ये बातचीत लोगों तक पहुंच सकती है, तो फायदा तो है जी। लेकिन हर चीज जो फायदा देती है उसकी भी लिमिट होगी ना जी। तो बस ये तय करना होगा कि ये लिमिट से आगे ना जाए। तो ये लिमिट तो शिक्षा ही देगी आपको ये विवेक। सर लगभग हर क्षेत्र में ना इस समय एआई का दखल हो रहा है, और आईटी या अन्य सेक्टर्स में हम देख रहे हैं कि कई लोगों का आरोप है कि इस वजह से जॉब्स भी जा रहे हैं। तो क्या एआई कल के दिन भविष्य में टीचर को भी रिप्लेस कर सकता है? मतलब आप इसे किस तरीके से देखते हैं और इस पर आपकी क्या राय है? हाँ, ये सवाल काफी हद तक जो शुरुआत में था उससे मेल खाता है। ठीक, हाँ, कई स्कूल्स उसको मार्केटिंग के तौर पर ला रहे हैं कि हमारे यहाँ एक रोबोट है वो पढ़ा सकता है। रोबोट क्या बेसिकली कंप्यूटर है, हाँ। चलता फिरता है बस, ठीक है। अच्छी बात है कि वो हम रोबोट से भी पढ़वा लेंगे, उसको सारी चीज़ें याद हैं, उसको सब आता है, वो तो इंटरनेट को भी आता है, वही सब चीज़ें हैं। लेकिन मैंने फिर कहा कि कंप्यूटर आपको इंस्पायर कब कैसे करेगा? नहीं कर सकते। क्या कभी आपके मोबाइल ने आपको इंस्पायर किया? आपके लैपटॉप या कंप्यूटर ने या मोबाइल ने आपको इंस्पायर किया? इंस्पायर तो इंसान ही करता है। हाँ। समझ रहे ना? मतलब इसको ऐसे समझिए कि चलते फिरते कोई भी कह दे आपसे कि जिंदगी में सच बोलना चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कोई खास इम्पैक्ट आप पे पड़ने वाला है। लेकिन अकेले में वो इंसान कह दे जिसकी आप सबसे ज्यादा इज्जत करते हैं, वो आपकी माँ हो सकती है जी, पिता हो सकते हैं, दादा दादी, नाना नानी, या कोई भी सामाजिक दायरे का कोई शिक्षक, अकेले में वो कह दे कि बेटा जिंदगी में कुछ भी हो
सस्ता सान मत छोड़ना यार। हाँ, ये पर्सनल टच हमेशा साथ रहेगा। रहेगा और शायद आपके लिए टालना इतना आसान नहीं होगा। जी। तो ये आप कंप्यूटर से कैसे एक्सपेक्ट करोगे? ये वाला रोल तो रहेगा ना, माने और ये ज्यादा बड़ा रोल है। जी, मतलब आप कुल मिला के कहेंगे कि टीचर रिप्लेस नहीं हो पाएगा। मेरे ख्याल से नहीं होगा। मतलब अगर आपको इंसान बनाने हैं ना, मनुष्य को इंसान बनाना है, तो टीचर रिप्लेस नहीं कर सकते आप, बशर्ते टीचर समझे कि उसका कितना बड़ा रोल है। सिलेबस हाँ। पूरा करना तो बहुत छोटा रोल है टीचर का। हाँ। लोग ये गलती समझ रहे हैं कि अच्छा हम सिलेबस पूरा करने के लिए भर्ती हुए हैं शायद। दिक्कत यहाँ आ रही है। हाँ। भाई इसको थोड़ा ब्रॉड कर लो ना। आपका रोल तो इन सबको इंसान बनाने के लिए, बिल्कुल 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 आपका बहुत ही व्यापक रोल है। इतना समझने पे फिर कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर सिलेबस ही पूरा करना है तो वो हो जाएगा, फिर आपसे अच्छे तरीके से हो जाएगा, फिर सोच लो भाई। सर, क्या आपको लगता है कि भविष्य में आने वाले समय में यानी एआई शहरी और ग्रामीण परिवेश की जो खाई है, या प्राइवेट स्कूल्स और गवर्नमेंट स्कूल्स की जो खाई है, मतलब इसके बीच की जो क्वालिटी की खाई है, या हर लिहाज से इसको पाटने में कामयाब हो पाएगा एआई, या हम इससे ऐसा कर पाएंगे कुछ कि हमें उसमें कामयाबी मिले? पाटने में कामयाब हो पाएगा तो पता नहीं, मैं इतना श्योर नहीं हूँ इस कितना हो पाएगा, लेकिन गैप कम करेगा ये श्योर है। मतलब गैप तो हो ही रहा है ना अभी भी। जी बिल्कुल बिल्कुल। गैप जो था, जैसे मैं आईआईटी में नहीं पढ़ा, मैंने इसी एमबीपीजी महाविद्यालय से अपनी बीएससी एमएससी की पढ़ाई की। इससे पहले सरकारी प्राइमरी विद्यालय जीआईसी उन्हीं से पढ़ा उत्तराखंड में। तो हम आईआईटी तो नहीं गए, हमने एनपीटीईएल का खूब यूज किया। तो उससे हमारी समझ बनी। तो अब वो एक टेक्नोलॉजी थी जिससे मैं आईआईटी तो नहीं गया, लेकिन उन विद्वान प्राध्यापकों के लेक्चर से मेरी समझ बढ़ी, मैंने खुद को इम्प्रूव किया। अब जब मैं इम्प्रूव होऊंगा तो मेरे विद्यार्थी भी उसका फायदा ले पाए रहे होंगे। तो टेक्नोलॉजी ने यहाँ पर ये गैप कम किया। तो अभी भी मैं देखता हूँ कि हम लोग कई बार जब जुड़ते हैं तो चाहे पहाड़ में कई शिक्षक साथी पहाड़ में हैं, अब कई जो कम लोग हैं, क्लासेस ज़्यादा हैं, तो हम लोग आपस में बात करते हैं। तो मैंने कहा यार इस बार मैं ये पेपर पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो ऐसा करो अपने बच्चों को इसमें जोड़ लो ऑनलाइन। ठीक है, तो भाई तुम भी अपनी बाकी क्लासेस को कर लो, ये मैं पढ़ा देता हूँ, क्या दिक्कत है। और हमने ये किया है आपस में, रिश्ते अच्छे होने चाहिए और इंटेंशन सही है। इसमें सब जानते हैं कि इसमें कोई पैसे वाला मामला नहीं है, सारे बच्चे हैं वो क्लियर है। तो बच्चे अल्मोड़ा से भी कई बार जुड़ जाते हैं, द्वाराहाट से भी जुड़ जाते हैं, डीडी हाट नारायण नगर से भी जुड़ जाते हैं, पौड़ी वाले भी जुड़े हैं कई बार बच्चे हमारे। ठीक है, जुड़े रहते हैं, ठीक है, क्या दिक्कत है इसमें। तो अब टेक्नोलॉजी से गैप कम हुआ या नहीं? बिल्कुल, कि वहां पर नहीं है, कोई बात नहीं, इसको हम कर लेते हैं। टेक्नोलॉजी अगर सही इंटेंशन के साथ यूज की जाए, मैं अभी भी कह रहा हूँ वरदान है जी, वो वरदान है। ये जितनी भी डिस्पैरिटीज हैं, जिस तरह की भी डिजिटल गैप की आप बात कर रहे हैं, ये बहुत आसानी से बहुत कम किया जा सकता है, जितना न्यूनतम किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इंटेंशन, बस इंटेंशन तो मनुष्य का ही है अभी। हाँ, वो जैसे ही उसका। सर, क्या आपको लगता है कि टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में एआई का परिचय, एआई को इंटीग्रेट किया जाना चाहिए और एआई से उनका परिचय करवाया जाना चाहिए? हाँ। और अगर ऐसा है, मतलब आपको अगर ऐसा लगता है, तो ये एजुकेशन के लिए कैसे फायदेमंद हो सकता है? अभी भी एक पीढ़ी है जो कंप्यूटर के साथ फ्रेंडली नहीं है जी। और मेरा हाल ही में एक सयाने विद्वान है, हिंदी भाषा के ही विद्वान है, सुरेश पंजी जी जी जी, तो बहुत शानदार लिखते भी हैं। मैं उनसे बड़ा प्रेरित हुआ, कभी मिला नहीं हूँ, लेकिन जब मैं पढ़ता हूँ उस इंसान को तो लगता है कि अच्छी किताबें उनकी, शब्दों पे और बहुत शानदार है। मेरे 2 किताबें मैंने भी खरीदी। तो वो ये कहते हैं कि अगर आप बिस्तर पे नहीं पढ़े जी, अब आप बेड रिडन है तो अलग बात है, अगर आप बिस्तर पे नहीं है और उसके बाद आप कंप्यूटर नहीं सीख रहे हैं, तो यही पाप है आज की नजर में जी। तो ऐसे लोग हैं अभी जो कंप्यूटर के साथ फ्रेंडली नहीं है। आज की वो जरूरत है जी, और वो लग्जरी नहीं है, वो जरूरत है। आप सीखेंगे, कंप्यूटर का ज्ञान आपको होगा। आप विद्यालयों में स्मार्ट बोर्ड इंटर कॉलेज में भी दिए गए हैं, कितना यूज हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, मतलब होना चाहिए। आप करिए ना स्मार्ट बोर्ड का यूज, एक बार करके देखिए, जब बच्चे कलर्ड में चीजें देखेंगे
तो वो एंजॉय करेंगे, सीखेंगे। तो टीचर्स की ट्रेनिंग वाली जो बात आई थी आपकी, और अब ये ना सरकारी ट्रेनिंग जो होती है उसमें टीचर्स किस तरह से उसको कितना सीरियसली लेते हैं। अगर वो एक बार ईमानदारी से सीखें कि यार मुझे ट्रेनिंग मतलब फिर इम्प्लीमेंट भी करना है जी, ट्रेनिंग का मतलब सर्टिफिकेट लेके नहीं आना है जी, अभी तक हालत ये है ट्रेनिंग मतलब 15 दिन का सर्टिफिकेट मेरा मिल गया, उससे मेरा प्रमोशन में फायदा होगा। जिस दिन ये होगा कि जिसकी ट्रेनिंग करके आओगे वो फिर इम्प्लीमेंट भी आप ही को करना है, बिल्कुल। तो फिर आप ईमानदारी से सीखोगे और और सीखोगे आपको भी फायदा होगा, ऐसा नहीं आपको नुकसान होगा। जहां आपको फायदा है, जहां आपका इंटरेस्ट है वहां तो सीखा। ये मोबाइल चलाना कहाँ कोर्स किया आपने? कहीं नहीं। हर किसी को आ रहा है, वो फेसबुक इंस्टाग्राम पे हर कोई बिजी है। और फिर जब यहाँ पर कहते हैं कि कंप्यूटर, तो कंप्यूटर अलग क्या है अभी? आप वहां तो सारी चीजें जानते ही हैं। हाँ। यहाँ क्लास के लिए अगर ऐसा प्रेजेंटेशन कभी बना ले तो स्मार्ट बोर्ड का यूज कर लें, कंप्यूटर की मदद से कुछ दिखा लें। कई शानदार वीडियो हैं, आप क्लास में कई बार अपने लेक्चर के साथ, अपना लेक्चर तो हो गया, उसके बाद एक शानदार वीडियो किसी अच्छे चैनल से आप वहां दिखा सकते हैं क्लास को। आपका जो जुड़ाव होगा ना गजब हो जाएगा, बच्चों के साथ मजा आएगा। ऐसा क्यों नहीं कर सकते? तो जुड़ना भी चाहिए और वो एश्योर होना चाहिए कि भाई आप वाकई सीख उसका इम्प्लीमेंट और आपको फायदा होगा। इस बात को समझने की जरूरत तो हमारी बिरादरी को है। एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब हम लगभग अंतिम पड़ाव की ओर हैं धीरे धीरे। कुछ ऐसे एआई टूल्स बता दीजिए हमारे दर्शकों को जो स्टूडेंट्स के लिए भी यूजफुल हों और कुछ ऐसे जो टीचर्स के लिए भी एकेडमिक्स में मददगार साबित हो सकें। अभी तो चैट जीपीटी सबसे आसान चल रहा है जी, मतलब और भी हैं। एलॉन मस्क ने ग्रॉक अभी बीच में वो किए थे, नए वर्जन आ रहे हैं, लेकिन वो खैर एरोगेंट और उस तरह का ही है कि आप जिस लैंग्वेज में बोलेंगे वो लैंग्वेज का वैसी लैंग्वेज में बोलना जवाब देना शुरू करेगा, जो कि बदतमीजी का। इस समय तो चैट जीपीटी ठीक है, जो वर्जन आ रहा है सिंपल, सबको फ्री वाला मिलता है, तो ज़्यादा क्यों बताना है। और ज़्यादा अच्छा ये है कि आपके पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत है चीज़ें सीखने। चैट जीपीटी का यूज़ तो कभी कभार ही होता है कुछ चीज़ों के लिए ना, ज़्यादातर तो इंटरनेट की जो साइट्स हैं अभी भी मैं तो एनपीटीईएल को मानता हूँ वो ज़बरदस्त है, मतलब स्वयं पोर्टल स्वयं तो बाद में जुड़ा उससे, एनपीटीईएल पहले से है। ओके, फिर स्वयं के थ्रू उन्होंने और कॉलेजेस के टीचर्स भी जोड़े। एनपीटीईएल बेसिकली आईआईटी और आईआईएससी बैंगलोर का आपस का एक जॉइंट वेंचर, वो सबसे शानदार लगता है मुझे। मतलब उनके लेक्चर्स की जो सीरीज है, अगर आप 2 या 3 किताबें भी ढंग से कर लें तो अभी भी मैं कर रहा हूँ बहुत शानदार। तो आप एआई का यूज इस तरह से करें, बहुत सारी चीज़ें थी। मैं साहब इलॉन मस्क वाला भी चैट जीपीटी डाउनलोड करूंगा। अरे भाई हमारी जरूरत इतनी नहीं है, 4 जैसी भी खरीद तो लोगे, करोगे क्या उनका, उतने लायक काम भी तो होना चाहिए जी। हमारा जो जरूरतें हैं, हमारा जो काम है वो एक ही से पूरा हो जाएगा। सामान्य से एक आम आदमी के लिए इतना ही बहुत है। वो हाईली स्पेशलाइज्ड जो होता है फिर आगे उनकी जरूरतें हैं। जी। आप तो वैसे ही पूछिए, गूगल वैसे ही जवाब दे देता है, इतना बहुत है हमारे लिए। सर अभी आप पिछले दिनों आईआईएससी बैंगलोर, जिसे मैं कहूँगा अगर भारत का एक तरीके से श्रेष्ठ संस्थान है, टॉप का संस्थान है, वहाँ एक प्रोग्राम से होके आ रहे हैं, वहाँ आपने कैसा अनुभव किया और जिसको आप उत्तराखंड के कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में इम्प्लीमेंट चाहते हैं, वो कुछ ऐसी चीज़ें कैसे ये अनुभव है? अच्छी शुरुआत है। हमारे यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जूलॉजी, बॉटनी, जी, हर सब्जेक्ट में 20 टीचर्स को चयन किया गया, तो 100 लोगों को वहाँ भेजा जाना था। फिर व्यावहारिक कारणों से लगभग 90 लोग गए थे। तो ये आईआईएससी बेंगलुरु ने एक नया कैंपस डेवलप किया है, लगभग 225 किलोमीटर दूर है बेंगलुरु से, ओके, चित्रदुर्ग जिले में। इसका नाम आईआईएससी चलाकरे है, जगह का नाम है चलाकरे। हाँ हाँ हाँ, वो जगह पर एक ट्रेनिंग कैंप है बहुत शानदार। जैसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट लो कॉस्ट में भी कराए जा सकते हैं। हर एक्सपेरिमेंट के लिए ढेर सारा बजट और बड़ी मशीनें जरूरी नहीं है, बच्चों को सिद्धांत समझाने ना साइंस के। तो जैसे मैं एक दिन हम लोग शाम को टी ब्रेक था तो मैं जल्दी आया, तो हमारे केमिस्ट्री वाले साथी बाहर को आए, बीटर में क्रोमेटोग्राफी कर रहे थे वो। बीटर में सिंपल मतलब होता होगा, लोग जानते होंगे, मैंने तो पहली बार देखा। मैंने कहा बीटर तो सब जो ही होता है,
ना। क्रोमेटोग्राफी का इंस्ट्रूमेंट तो महंगा है, फिर बीकर में ही करवा रहे हैं। तो फिर ऐसी बात हुई तो पता लगा कि बायो में भी, फिजिक्स में भी, औरों में भी उनका जो फोकस था वो कम बजट में ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कराने पे था। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। कई साथियों ने कहा भी यार कुछ तो हमें आते थे, कुछ नहीं भी आते थे, कुछ आधे अधूरे आते थे, एक अच्छी समझ भी बनी, क्योंकि लास्ट में प्रेजेंटेशन भी देना था, असाइनमेंट भी है और प्रोजेक्ट भी है, तो लोगों ने हमने एंजॉय किया। बाकी फिर वही बात आती है, इंसान की इंटेंशन, जो पॉजिटिव इंटेंशन से जाएगा वो शेयर करना चाहेगा, क्योंकि वो शिक्षक पद की गरिमा को समझता हो। अब इस पे और क्या कहा जा सकता है, अपना अपना इंटेंशन है। अगर होना यही चाहिए कि हम लोग वहाँ वाकई बहुत सीखे, और ऐसा नहीं है कि वो परफेक्ट था, मतलब उसमें सुधार की पर्याप्त गुंजाइश है अभी उस कोर्स में, जो व्यक्तिगत तौर पर मुझे लगता है जी अभी गुंजाइश बहुत है। लेकिन वो फिर भी मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। हम अपने बहुत सारे उत्तराखंड में, मुझे जो नए टीचर आए हैं बहुत सारे वो आए थे, तो मुझे बड़ी खुशी हुई यार कि इतनी अच्छी नॉलेज वाले नए बच्चे आए हैं। जी। एक लड़की IIT BHU से थी, एक IIT दिल्ली से PhD किया हुआ है लड़के, और IIT रुड़की से हैं, बाकी संस्थान भी अच्छे हैं और जो काम कर रहे हैं, अभी नॉलेज अच्छी थी। तो मैंने उनसे यही कहा कि समय के साथ ऐसा ना हो कि आप लोग अपने आप को कहीं मतलब खो दें इस सिस्टम में। कोशिश करना कि ये नॉलेज जितनी है ये बढ़ती रहे। तो एक ग्रुप बना तो एक मोटिवेशन होता है। मैंने उनसे कहा यार मैं इतने साल बाद भी जवाब दे ले रहा हूँ, तो आप लोग हमसे ज़्यादा ही देंगे। तो ये जो आपस में एक दूसरे को भरोसा भी होता है, नेटवर्क, अरे यार हैं यहाँ भी, नहीं तो पता नहीं चलता। तो बहुत सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट। तो ये थी हमारी डॉक्टर सिजवाली से बातचीत। AI पर अच्छी समझ विकसित करने में आपको सहायक होगी, हम ये मानते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये बातचीत पसंद आई हो, तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को। कमेंट कर अपने सुझाव भी दीजिएगा, और अगला मेहमान आप किसे बुलाना चाहते हैं, किस विषय पे इस चैनल पे आप बातचीत चाहते हैं, वो भी बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब करना अपना अधिकार मानिए, और बेल वाला आइकन भी चटका लीजिएगा, जिससे आपको हम समय समय पे जो वीडियो अपलोड करें उनकी सूचना मिलती रहे। किसी और वीडियो में किसी और नई खबर, नए तथ्य या नई बातचीत में मुलाकात होगी। तब तक दीजिए इजाज़त। मैं अभिजात कांडपाल, नमस्कार।